प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन जो आपके पाठ्यक्रम में गद्य भाग है उसमें संस्मरण हम देखने की कोशिश करेंगे। तो संस्मरण का जो वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं और यहाँ पर जो आपके पाठ्यक्रम में संस्मरण दिया गया हुआ है वसंत के अग्रदूत निराला। वसंत के अग्रदूत निराला अगेजी की रचना है। हीरानंद की ये रचना है जिनका पूरा नाम है हीरानंद वात्स्यायन सांस्कृतिक अज्ञे। आप देखिए अज्ञे ने एक तरह से निराला, इसको सबसे पहले हम संस्मरण को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर संस्मरण कहते किसको है। देखिए संस्मरण स्मरण से बना है, संस्मरण स्मरण से बना है। हम स्मरण किसी बात का, किसी चीज का, किसी वाक्य का स्मरण करते हैं और स्मरण करते करते उनको जब हम लिखने के लिए बैठ जाते हैं, उनको एक कागज के पन्नों पर हम उनको उतारने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ हमें सीख मिलती है। समाज के लिए कुछ न कुछ उसमें उपदेश होता है और एक तरह से वो कुछ लिखा जगह हो जाता है, तो वो ही एक तरह से संस्मरण बन जाता है। यानी कि उस जो संस्मरण लिखने वाले हैं उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो उनके किसी के साथ में वो रहते हुए पाता है कि वास्तव में ये कुछ यहाँ पर कुछ निराला है, कुछ अलग है। और यहाँ पर आगे जी बात करते हैं निराला जी के बारे में। आगे जी निराला जी के बारे में बात करते हैं तो निराला जी के बारे में इसलिए कि निराला जी का जो स्थान था साहित्य जगत में वो एक तरह से अलग स्थान था और निराला जी एक तरह से प्रयोगवाद के कर्मी थे और उन्होंने एक नए प्रयोग किए थे और जो हिंदी साहित्य के अंदर जो 4 उस वक्त स्तंभ थे उनमें एक निराला भी था। निराला पुराने दृष्टिकोण के थे, एक तरह से उनके आयाम थे और उन आयामों में एक वो अपनी रचनाओं को फिट करने की कोशिश करते थे, उन आयामों पर वो लिखने की कोशिश ही करते थे। लेकिन यहाँ पर अज्ञे जी है वो इनके बारे में, निराला जी के बारे में एक तरह से उनकी आलोचना किया करते हैं, उनकी रचनाओं की आलोचना करते हैं। और ये बात निराला जी को जो चाहने वाले थे वो कतई अज्ञे जी को पसंद नहीं करते थे कि अज्ञे जी उनकी आलोचना कैसे कर सकते हैं। निराला जी को पता था कि अज्ञे जी उनकी आलोचना करते हैं, निराला जी को बराबर पता था कि अज्ञे जी उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो संस्मरण हम पढ़ते हैं तो कदापि उनको ये नहीं लगता है कि निराला जी ने अज्ञे जी को डांटा हो, फटकारा हो, दुत्कारा हो या गुस्से में बात की हो, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चीज ये है कि अज्ञे जी भी निराला जी को एक तरह से पूरा नहीं समझकर भी उनकी आलोचना कई बार कर देते हैं, जिसके कारण से उनके मन में भी ये रहता है कि एक बार मैं निराला जी से तो मिलूं तो सही, आखिर क्या बात है क्या नहीं है, निराला जी से मिलूं तो सही। यहाँ पर जब इन बातों का जिक्र होता है, वो मिलने के लिए वहां पर जाते हैं, निराला जी के यहाँ पर मिलने के लिए जाते हैं, तब वो वहां पर अपने एक दूसरे जो साहित्यिक मित्र थे सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन और अज्ञे जी दोनों ही निराला जी से मिलने के लिए जाते हैं। तो उनका सुबह का एक तरह से कार्यक्रम रहता है कि सुबह में निराला जी से मिलेंगे, लेकिन इनकी जो दिनचर्या थी सुमन जी की वो थोड़ी सुबह ज्यादा अपने लिए वक्त लिया करते थे, इसलिए उन्होंने अज्ञे जी को बोला कि अपन सुबह जल्दी चलेंगे क्योंकि उनसे वक्त लेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन उनको जाते जाते 9-10 के आसपास हो गया, तो 9-10 के आसपास हो जाते हैं, निराला जी के वहां पर पहुंचते हैं। निराला जी वहां पर मिलते हैं, अपने लिए कुछ रसोई तैयार कर रहे होते हैं और उस वक्त जब उनमें आपस में वार्ता होती है, बातचीत होती है, तो आप देखिए निराला जी ने उन सुमन जी और अज्ञे जी दोनों का अपने पास बैठा कर आदर सत्कार करते हैं और जैसा कि रसोई में
से लिबास होता है, उसी लिबास के अंदर, उसी लिबास को उसी पोशाक के अंदर उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या लीजिएगा। आदर सत्कार के लिए अतिथि का आदर सत्कार करना होता है, तो क्या लीजिएगा। तो वहां पर ये दोनों बोले नहीं, हम नाश्ता करके आए हैं, कुछ नहीं लेंगे। कि नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। और जो खुद के लिए निराला जी खुद के लिए जो भोजन बनाया था, अपने लिए स्वयं के लिए भोजन बनाया था, उस भोजन को उन दोनों के सामने वो रख देते हैं, अगेय जी के सामने और सुमन जी के सामने। उन्होंने कहा, दोनों कहा नहीं हम भोजन नहीं करेंगे, तो ये तो आपका भोजन है, ये तो आपके लिए भोजन बनाया है। तो वहां पर निराला जी कहते हैं कि ये क्या बात है, मेरे लिए बनाया है, भोजन तो किसी के लिए बना, भोजन तो भोजन है, आपको भोजन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, जब उन्होंने कहा कि नहीं हम भोजन नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला क्यों, जब आप आए इसलिए, इतना सटीक बोलते, इतना सपाट बोलते निराला जी वहां पर, कि जब आप यहाँ पर आए इस वक्त हो, तो आपको भोजन तो करना पड़ेगा। यदि आपको इस वक्त भोजन नहीं करना होता, तो इस वक्त आपको आना नहीं चाहिए था। उनको ना चाहते हुए भी उस वक्त उनको भोजन करना पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि आपका उपवास रहेगा, जैसा भी है वो शायद भूखे रहे, ऐसे जैसे भी लेकिन उनके सामने तो यही लगा, सुमन जी के सामने और एक तरह से अजय जी के सामने तो ये लगा कि वहां पर वो एक तरह से भोजन उन्होंने निराला जी ने नहीं किया या उपवास रखा। फिर साहित्यिक यात्रा जब साथ साथ चलते हैं, जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तब एक तरह से वो बात निराला जी, क्योंकि यहाँ पर अगेय जी उनके लिए कहते हैं, निराला जी के लिए क्या कहते हैं कि वो पुराने हो चुके हैं, वो मर गए हैं, पुराने हो गए और पुराने को छोड़ना चाहिए। वही भाषा निराला जी अपने लिए कहते हैं, खुद के लिए बोलते हैं कि निराला तो मर गया है, निराला तो मर गया है। कि वही एक तरह से अगेय जी को सूचना करने की कोशिश करते हैं कि आप मेरे बारे में आलोचना किस प्रकार से करते हैं, उसी बात का मैं जिक्र करता हूँ। वहां से उनको दो एक साहित्यिक पत्ती भी उनको वहां से मिलती है, सुमन जी को और अगेय जी को वो देने की कोशिश करते हैं। वहां पर जब ये साथ साथ चल रहे थे, या साहित्यिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तब एक बार कोई साहित्यिक सम्मेलन था। साहित्यिक सम्मेलन में वो होमवती जी एक साहित्यिक एक लेखिका थी, और होमवती जी एक साहित्यिक चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन करते थे, तो वहां पर उनको निराला जी को भी आमंत्रित किया, और बहुत सारे जो लेखक के जो साहित्यकार थे, सबको वहां पर आमंत्रित वो करते हैं। कभी जाते हैं निराला जी वहां जाते हैं, लेकिन निराला जी का एक तरह से ऐसा शौक रहता है क्या कि वो अब रोज शराब पिया करते हैं, वो मांस का भी सेवन करते हैं। तो वहां पर जब ये लगा कि निराला जी बिल्कुल रोज इस दिनचर्या में रहते हैं और बहुत ही बड़े एक तरह से लेखक है, साहित्यकार है, उनको बुलाया भी गया है, तो शाम को कैसे व्यवस्था की जाएगी। मोहम्मद जी खुद इन संस्कारों में नहीं थी, उनका वो सादा खाना सादा लिबास चलता था, बिल्कुल एक तरह से वो एक शाकाहारी रहते थे, और यहाँ पर बात मांस का आगे तो कैसे व्यवस्था की जाए। लेकिन जो अन्य जो साहित्यिक मित्र थे, उनके सहयोग से एक होटल में वहां पर व्यवस्था कर दी जाती है। और देखिए, होटल में व्यवस्था करने के बावजूद भी जब वो नशे में रहते हैं, नशे में आते हैं, उनका प्रवास, उनका रात्रि विश्राम मोहम्मद जी के यहाँ पर था, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस दशा में मैं जाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, उनके घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। ये सोच के उन्होंने यानी कि जो दूसरे मित्र थे, अगेय जी और दूसरे मित्र थे, उनको कहा कि चलो अपन दिल्ली के अंदर, दिल्ली में की बात है, दिल्ली में घूमने के लिए चलते हैं। और एक तांगा लिया और 2 घंटे की जैसे भी उन्होंने यात्रा की, थोड़ा नशा भी कम हो जाएगा और भ्रमण भी हो जाएगा। वापस आके फिर वो वहां पर मोहम्मद जी के वहां पर एक तरह से रात्रि विश्राम करते हैं। ये खुद में इतना था कि मैं कैसे वहां पर जाऊं, किस प्रकार से, यानी कि एक तरह से वो ऐसा सभ्यता को, संस्कारों को भी जानते थे कि वो जहां पर एक स्त्री है, वो स्त्री मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे। इसी यात्रा में हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक तरह से अगेय जी उनकी आलोचना, निराला जी की आलोचना
और आगे जी ये सोचते हैं कि निराला जी तो किसी मतलब एक तरह से अलग ही तरह के हैं, ऐसे अलग विचारों के हैं, जिनके विचारों की आज कोई अहमियत नहीं है, इस प्रकार से आलोचना करते हैं। लेकिन जब साथ साथ मिलते हैं, आगे जी निराला जी से मिलते हैं, तो निराला जी का अपनत्व देखकर और इनसे प्रभावित होकर एक तरह से ये लिखने को आगे जी लिखने को मजबूर हो जाते हैं कि यह वास्तव में वसंत के बारे में बताने वाला तो केवल एक ही है, वो केवल है निराला। प्रेम के बारे में बताने वाला तो एक ही आगे आया है, वो केवल है निराला। इस सारी जो संस्मरण में हम चलते हैं तो बहुत सारी बातों को हम देखने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। इसमें एक तरह से संस्मरण में ये बताने की कोशिश की कि अतीत और वर्तमान के बीच में ही संस्मरण एक तरह से सेतु का काम करता है। पुराना और नया इन दोनों के बीच में जो जुड़ाव का काम करता है वो संस्मरण करता है। संस्मरण से ही वहां के बिंदु, वहां के संस्कार, वहां के सिद्धांत, वहां के आयाम वर्तमान में आते हैं या छोड़े जाते हैं। इसी में संस्मरण से ही एक तरह से हम सीख सकते हैं न हमारे पर यदि हम संस्मरण फट रहे हैं, हम साथ साथ किसी के रह रहे तो हम यदि उसके साथ रहेंगे किसी के साथ में, तो यदि उसमें अच्छाई है तो हमारे में अच्छाई आएगी, यदि उसमें बुराई है तो हम क्या बुराई को ग्रहण कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हमारे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और नकारात्मक भी प्रभाव पड़ सकता है। आगे की मान्यता थी कि पुराना हमें छोड़ना है और नए को अपनाना है, ये अगेज की मान्यता थी। और जैसे कि बताया कि अगेज अपने लेखों में जो भी लेख लिखते थे उसमें आलोचना किया करते थे और निराला जी की तो उन्होंने अच्छी खासी आलोचना की है। यहाँ पर देखते हैं कि आखिर निराला जी इस प्रकार से कैसे हो सकते हैं। वहां पर उस वक्त जो साहित्य जगत में थी ये किसी निराला जी के बारे में ऐसी मान्यता बनाते थे कि निराला जी एक से इस समाज में एक से नीचे के स्तर के सोचने वाले व्यक्ति है, शराबी है, पता नहीं क्या है, कोई मतलब नहीं है, क्यों साहित्य जगत में बैठ गए, इस प्रकार से बातें किया करते थे। जिससे उनके बारे में अपने मन में जो सुनते थे वो अलग ही कल्पना कर लेते थे। लेकिन वास्तव में ये इसकी संस्मरण के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी के बारे में, किसी के चरित्र के बारे में, किसी के व्यक्तित्व के बारे में यदि जानना है तो उसके एक दो बातों से हम जान नहीं सकते, बल्कि समग्र पूरे जीवन को देखना पड़ेगा। उस व्यक्ति को पूरा देखने के लिए, पूरा समझने के लिए कि कैसा था, उसको साहित्य जगत में क्या देन रही है, निराला जी ने साहित्य जगत में कौन सी देन दी है, वो सारी बातें देखकर ही हम निराला जी को साहित्य जगत में अपने स्थान दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो शराबी थे, मांसाहारी थे और नशा किया करते थे, चिड़चिड़े स्वभाव के थे, किसी पर डांटते डपटते रहते थे। इस प्रकार से ये बातें सुनकर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि निराला जी का स्थान हम पीछे कर देना। उनके हिंदी साहित्य को क्या दे रही है, हिंदी साहित्य में निराला जी का अप्रतिम स्थान है, अतुलनीय स्थान है, जो उनको मिलता ही है और मिलना भी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति के लिए, निराला जी की बात में किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि हम उसके व्यक्तित्व का लेखा जोखा प्रस्तुत करें तो केवल दो चार बातों से नहीं बल्कि और भी बातें हमें देखने की कोशिश हमें करनी है। तो आखिर एक तरह से इन्होंने अगेज जी ने अपनी डायरी में भी ये लिखा है निराला जी के बारे में और अन्य के बारे में। क्या लिखा है? प्रसाद पढ़े जाएंगे, प्रसाद पढ़े जाएंगे निराला जी, प्रसाद पढ़ाए जाएंगे निराला जी पढ़े जाएंगे और पद से सीखा जाएगा। यानी प्रसाद को तो पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन निराला जी के लेख, निराला जी की साहित्यिक रचना ऐसी है कि वो पढ़े जाएंगे, स्वयं पढ़े जाएंगे और पद से सीखा जाएगा। तो निराला जी का स्थान अब अगेज जी ने कितना बढ़ा दिया है। और अगेज जी ने खुद भी, अगेज जी की भी यहाँ पर
निश्चित रूप से प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने सपाट रूप में लिखा है, अपने संस्मरण में इसको उतारा है, जो कि आज आप साहित्य जगत में, मानव जगत के लिए ये कल्याणकारी है। आगे की इसकी जो हम आलोचना या अन्य बिंदु हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।